हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने वाले हैं आरआरबी का टॉपिक जो है वो हम करने वाले हैं। आरआरबी के सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की हम क्लास करने वाले हैं। तो इसकी जो क्लास है वो आपकी 2 पार्ट में होने वाली है। ठीक है, इसका आज जो है वो रहने वाला है पार्ट 1। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हम अलग अलग बच्चों में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और कौन कौन से अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो भागों में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो आपके अडोलसेंट बच्चे होते हैं उसके बारे में, और फिर जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो किशोर और वयस्क बच्चे होते हैं उन दोनों ही प्रकार के बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट, कौन कौन से विकास होते हैं और किस किस अलग अलग तरीके के विकास में उनके अंदर कैसे अलग अलग हार्मोनल चेंजेस वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो रहेगा आज का उसमें हम पढ़ेंगे कि आपके जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से विकास जो है वो होते हैं, किस अलग अलग प्रकार के विकास उनके अंदर होते हैं। अगला पार्ट जो आएगा इसका उसमें हम देखेंगे कि जो अडल्ट बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से विकास होते हैं, कैसे कैसे विकास होते हैं उनमें, और जो अडोलसेंट बच्चे हैं अडल्ट में और अडोलसेंट में यानी कि वयस्क और जो आपके किशोर अधिगम करता होते हैं उनमें कौन कौन से बदलाव होते हैं या फिर उन दोनों में क्या अंतर है डेवलपमेंट का। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस 2 पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने आधा ही पार्ट करवाया है। आज की क्लास में हम अडोलसेंट बच्चों के बारे में देखने वाले हैं, उनके अंदर क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको देखेंगे। और इससे का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आपको थंबनेल के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप पहचान जाना। पार्ट 1 में हम करने वाले हैं अडोलसेंट लर्नर्स के बारे में और पार्ट 2 के अंदर हम करने वाले हैं अडल्ट लर्नर्स के बारे में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पार्ट के अंदर आपका लेक्चर जो है वो बटा हुआ रहेगा। ठीक है, आज आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम बेसिकली बेसिक से शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है, इसके कौन कौन से है ना सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, और धीरे धीरे करके फिर जो आपके अडोलसेंट डेवलपमेंट वाले अडोलसेंट लर्नर्स जो है इनमें कौन कौन से विकास होते हैं उसको देखेंगे। अगले क्लास में हम अडल्ट डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, अडल्ट बच्चों में क्या विकास होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप छोटा सा मतलब समझो कि ये डेवलपमेंट क्या होता है और ये ग्रोथ क्या होती है। आपका सिलेबस में दिया हुआ है ना टॉपिक का नाम कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब क्या है, जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने से पहले वो जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है या चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दे रखा है, चैप्टर का नाम दे रखा है, उसका नाम का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नाम का मतलब अगर पता है तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर नाम का मतलब आपको पता है ना तो आधा चैप्टर का मतलब आपको वहीं पे ही समझ में आ जाता है, और फिर आधा बचा हुआ चैप्टर जो है वो हम थ्योरी के थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाम में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अनुवाद हम करें तो होता है विकास। ठीक है, तो बच्चे के अंदर किस प्रकार से विकास होता है, बच्चे के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। अब जब बच्चा छोटा है, जब बच्चे ने अभी अभी जन्म ही लिया है, तब से लेकर बच्चा इतना बड़ा होता है और फिर वो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो अडोलसेंट बनता है, वो अडल्ट बनता है, फिर वो ओल्ड बन जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो उस बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक में काफी सारे बदलाव जो है वो एक इंसान के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं बच्चा नहीं कहूंगी, यहाँ पे इंसान कहूंगी, क्योंकि बच्चे के बाद में वो बूढ़ा भी होता है ना। तो एक इंसान में फिर काफी सारे बदलाव आते हैं, वो जो बदलाव है वही आपको क्या कहलाते हैं, विकास या फिर ग्रोथ जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो बूढ़े हैं ऑब्वियसली उसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पे टीचर्स हैं तो हम बूढ़ों को तो पढ़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे, या तो अडोलसेंट बच्चे या फिर अडल्ट बच्चे। तो उन दोनों के बारे में क्या क्या विकास होता है, क्या क्या उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या उनके मेंटल चेंजेस होते हैं, क्या क्या उनके इमोशनल, उनके सोशल चेंजेस होते हैं, ये सारे ही बदलाव जो है उनके अंदर डेवलपमेंट के है ना जो आपका विकास होता है उसकी प्रक्रिया में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम क्लासेस में कवर करने वाले हैं 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिद्धांत कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विकास है वो क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत होता है, सतत प्रक्रिया है। विकास जो है वो चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे आके 2 महीने तक विकास हो गया फिर रुक जाएगा, या फिर 4 महीने तक विकास हो गया, 6 महीने 1 साल तक हो गया फिर रुक जाएगा। नहीं, विकास डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती है, ना ही वो इंसानों के अंदर रुकेगी, ना ही वो मतलब अब हमारे वातावरण में रुकेगी। डेवलपमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे जो आपका विकास जो है वो भी नई चीजों के अंदर आता रहेगा। ठीक है, तो विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है,
अगला क्या बोला है, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल यानी कि ऑर्डरली, या जो आपका विकास जो है वो क्या है, क्रमिक होता है। विकास जो है वो एक क्रम में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं देखोगे कि आज आप रात को सो रहे हो और सुबह कल आप उठोगे तो एकदम से आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। नहीं, किसी भी चीज में अगर बदलाव होते हैं तो उसमें एक टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। पहले थोड़ी चीजों में बदलाव होता है, फिर लोगों की मानसिकता बदलती है और फिर धीरे धीरे करके पूरी समाज में, पूरी सोसाइटी में बदलाव आता है। तो वैसे ही अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारे भी जो चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे मेंटल फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो भी धीरे धीरे करके होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप आज तो बच्चे हो और कल आप एकदम से 50 साल के हो जाओगे, परसों आप फिर एकदम से बूढ़े हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर जो विकास है वो होता है। तो यहाँ पे बोला है कि विकास क्या है, एक क्रमिक विकास जो है वो क्रमिक होता है। डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस के अंदर होता है। पहले आप बच्चे होते हो, ठीक है, उसके बाद में आप थोड़े से बड़े होते हो, फिर आप है ना और उससे बड़े होते हो, फिर आप एडोलसेंट बनते हो, फिर आप अडल्ट बनते हो, फिर आप है ना यंग बनते हो, फिर आप जाके ओल्ड बनते हो। तो ये एक पूरा प्रक्रिया चलती है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोला है यहाँ पे, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि विकास का जो दर है वो व्यक्ति है ना, व्यक्तियों के अंदर भिन्न हो सकता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि विकास का जो दर है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अब कैसे अलग हो सकता है भाई, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पे हम बात करें तो सारे मनुष्य एक प्रकार के नहीं हैं, जितने भी जीव हैं वो एक प्रकार के नहीं है, ठीक है। उन जीवों में जो मनुष्य आते हैं वो भी एक प्रकार के नहीं है। इतने सारे लोगों में सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, अपनी अलग बॉडी होती है, अपनी अलग मानसिक जो है ना हालत होती है वो होती है, अपना जो सामाजिक जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। तो हर एक इंसान अपने आप में ही अलग है। तो सबके अंदर जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो भी अलग होता है। अब यहाँ पे हम अगर फिजिकल डेवलपमेंट की ही बात कर ले तो कुछ लोगों में प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों में प्यूबर्टी की जो एज है वो बाद में आती है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई एक है ना यूनिवर्सल चीज हो जानी चाहिए ना कि 15 साल में 16 साल में प्यूबर्टी की एज आपकी हो जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ बच्चों में जल्दी आ जाती है, कुछ बच्चों में लेट आती है, ठीक है। कुछ बच्चे आपको जल्दी ही जवान देखने को मिल जाते हैं, जल्दी ही आपको बड़े बड़े देखने को लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद में भी वो आपको इतने बड़े नहीं लगते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हर एक इंसान जो है वो अलग होता है, तो उसके अंदर जो विकास होता है वो भी अलग प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट का जो दर है वो हर एक मनुष्य में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, किसी में जल्दी, किसी में लेट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, हम जब डेवलपमेंट की बात करें, हम विकास की बात करें, तो हम यहाँ पे इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो बहुत चीज़ों का होता है भाई, देश का डेवलपमेंट, दुनिया का डेवलपमेंट, समाज का डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम डेवलपमेंट में इंसानों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों में कैसा कैसा विकास होता है वो टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर टीचर को नहीं पता है कि बच्चे में आजकल है ना ये इस एज में है और इसमें ऐसा बदलाव होता है और इस एज में सब कुछ होता ही है, अगर टीचर को ये सब कुछ नहीं पता होगा तो वो उस बच्चे को हैंडल कैसे कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम विकास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि कल को जब हम जाके बच्चे को पढ़ाएंगे, वो 15-16 साल की एज में रहेगा तो हमको पढ़ा हुआ रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था कि ऐसे टाइम में बच्चे जो है वो जिद्दी होते हैं, बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चों के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं। अब मेरे को इनको किस तरीके से हैंडल करना है वो सब मैंने पढ़ा हुआ है, तो अब मैं बच्चे को उस तरीके से ही हैंडल करूंगी। अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर मैं कैसे हैंडल करूंगी, मेरे को पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ना कि किसी और चीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है वो आपका जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो हमेशा आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा, ठीक है। एक कोई भी जनरल चीज होगी उसका आपको डेवलपमेंट करना होगा, और वो जनरल चीज जो है, वो जो सामान्य बात है वो आप हर एक प्रत्येक व्यक्ति में उसके अनुसार क्या करोगे, उसका विकास करोगे, उसका डेवलपमेंट करोगे। तो इसलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ लेकर जाता है, आपको सामान्य से विशिष्ट की तरफ हमेशा आपका विकास जो है वो चलेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, वृद्धि और विकास जो है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही उत्पाद होता है, दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। कैसे, अब कुछ लोग जो है, हेरिडिटी का असर तो आता ही है ना माँ बाप का, तो क्या होता है कि अगर मान लो आपके पेरेंट्स अगर है ना बहुत ही मैच्योर टाइप्स हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत ही मैच्योर होंगे। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स अगर अपने बचपने में बहुत ही ज़्यादा नॉटी रहे होंगे तो उनके बच्चों में भी वही गुण आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो आपका
हेरिडिटी पे भी बेस रहता है और आपके पर्यावरण में, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी बेस रहता है। अब मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, मैं अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही हूँ जहाँ पे मेरे आसपास सभी बच्चे जो है वो मैच्योर हैं, सब अपना काम खुद से कर लेते हैं, ठीक है, सब सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी की सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो संगत है, उसका असर मेरे ऊपर भी तो आएगा ना। तो एनवायरनमेंट का भी है ना फर्क पड़ता है। और अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे को जो हेरिडिटी से मिला है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, वो भी अगर मेरे को वही सब चीज़ें मिली है तो मेरे ऊपर उसका भी असर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो दोनों को मिला के होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों से होती है। एनवायरनमेंट मतलब आपका वातावरण, वातावरण कौन सा, वो जहाँ पे हवा धूप पानी आता है वो वाला वातावरण नहीं, वातावरण यानी कि आपका जो सामाजिक वातावरण है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ कुछ वर्ड जो है वो आपकी जनरल लाइफ से मिलते हुए दिखेंगे। भाई वातावरण, तो एक जो नॉर्मल इंसान है उसके दिमाग में वातावरण को देख के क्या आएगा, भाई अच्छा वातावरण, बादल हैं, हवा चल रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, ये वातावरण हम बोलते हैं इसको आसपास का। लेकिन जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको वातावरण यानी कि बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक वातावरण है, कैसे वो समाज के अंदर वो रहता है, उस सामाजिक एनवायरनमेंट की बात होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, पूर्वानुमान होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। जैसा बच्चा है हमको पता है कि भाई आज से 5 साल बाद ये कैसा होने वाला है। बच्चा आज बदमाश है तो हमको पता है कि 5 साल बाद वो बदमाश ही रहेगा। अगर बच्चा आज अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो हमको पता है कि आज से 5 साल बाद वो अच्छे से कहीं भी जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है कि डेवलपमेंट क्या है, पूर्वानुमान होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास होता है उसके सभी कारकों के बीच में निरंतर है ना अंतः क्रिया जो है वो होती रहती है, इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। और जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं वो एक साथ में क्या होते हैं, परस्पर संबंधित यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये आई होप आपको सारे प्रिंसिपल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा कि विकास बेसिकली होता क्या है। विकास जो है वो किसी इंसान का नाम नहीं है, विकास जो है वो डेवलपमेंट है जो एक इंसान के अंदर होता रहता है और वो सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे तो कुछ अलग ही आपको इंसान देखने को मिलेगा। एक स्टेप बाय स्टेप करके सीक्वेंस के अंदर यानी कि एक है ना क्रमिक प्रकार से विकास जो है वो आपको देखने को मिलता है। विकास जो है वो हर बच्चे के अंदर अलग अलग होता है। किसी में आपको कैसा विकास देखने को मिलेगा, किसी में कैसा विकास देखने को मिलेगा, किसी में आपको डेवलपमेंट जल्दी देखने को मिल जाएगा, किसी में आपको डेवलपमेंट देर से देखने को मिलेगा, लेट से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे ही जो आपके प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत जो है डेवलपमेंट यानी कि विकास को लेकर, वो मैंने आपको समझा दिए। इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ चरण होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 4 भागों में, मोस्टली हमने इसको 4 भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका इन्फेंसी यानी कि आपका है ना शेष अवस्था, जहाँ पे आप इन्फेंट होते हो, जब आपका 0 यानी कि जब आप जन्मे ही हो तब से लेकर जब आप 2 साल के होते हो, इसके हम क्या कहते हैं, इसकी जो आयु होती है इसको हम इन्फेंसी, इन्फेंट कहते हैं कि बच्चा अभी जो है वो इन्फेंसी एज के अंदर है यानी कि शेष अवस्था के अंदर है। फिर आपका आता है पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो कि होता है आपका 2 साल से 6 साल तक का। फिर 6 साल तक के 6 से 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड। और 12 साल से 18 साल तक का जो बच्चा होता है इसको हम बोलते हैं अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था वाला बच्चा, ठीक है। और 18 साल के बाद वाला जो बच्चा होता है इसको हम बोलते हैं अडल्ट है। अडल्ट यानी कि जब बच्चा 20 साल का हो चुका है, 20 साल के बाद का जितने भी लोग होते हैं वो आपके आते हैं अडल्ट के अंदर, ठीक है। तो आज की हम क्लास में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो अडोलसेंट बच्चे हैं और अडल्ट बच्चे हैं इनमें कौन कौन से विकास होते हैं। जो इन्फेंसी है या फिर अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, इनमें जो बदलाव होते हैं वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास का जो मेजर फोकस है वो रहने वाला है किशोरावस्था वाले बच्चों के ऊपर और आपके जो अडल्ट बच्चे होते हैं, वयस्क बच्चे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये आपको जितने भी चरण है, विकास के 4 चरण है, याद रखने हैं। सबसे पहले बच्चा है ना 2 साल तक का होता है उसको हम बोलते हैं शेषावस्था। 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बचपन या फिर अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हो, पूर्व बाल्यावस्था बोल सकते हो। फिर बाद का बचपन यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड वाला जो बच्चा होता है वो होता है 6 से 12 साल तक के अंदर, है ना। और 12 साल से 18 साल तक का जो बच्चा होता है वो आता है आपके अडोलसेंट पीरियड के अंदर यानी कि किशोरावस्था के अंदर। और 18 या फिर 20 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं अडल्ट बच्चे, ठीक है।
तो आई होप आपको सारी स्टेजेस जो है वो क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे किशोर, है ना, जो अधिगम करता यानी कि जो लर्नर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो आपके अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कैसे कैसे विकास होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अडोलसेंस इज अ क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट पीरियड, जो कि आपके 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक के बीच में चलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसकी एज क्या होती है। अब जो अडोलसेंट पीरियड है इसको भी हमने डिवाइड करा है कुछ भागों के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि लड़कियों में और लड़कों में जो अडोलसेंट पीरियड है वो अलग अलग चरणों के अंदर अलग अलग उम्र में आता है, अलग अलग एज में आता है। मैंने बताया भाई जो डेवलपमेंट है उसके प्रिंसिपल्स में हमने देख लिया कि डेवलपमेंट हर बच्चे के लिए वेरी करता है, हर बच्चे के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट आपको गर्ल्स में और बॉयज में जो है अडोलसेंट पीरियड में अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपका प्री अडोलसेंस जो है, अडोलसेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है आपका प्री अडोलसेंट पीरियड, फिर आता है आपका अर्ली अडोलसेंट पीरियड और फिर आता है आपका लेटर अडोलसेंट पीरियड, ठीक है। अब कहते हैं ना कि लड़कियां जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, लड़कियां जो है वो लड़कों से बहुत, है ना, मतलब लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि उनमें जो ये अडोलसेंट पीरियड है ये पहले ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर एज की बात करते हैं तो 10 से 12 साल के बीच में लड़कियां जो है वो अडल्ट कहलाती है, जबकि लड़कों में अडोलसेंट पीरियड जो है वो 11 से 13 साल की उम्र में आता है, ठीक है। अर्ली अडोलसेंट पीरियड जो है इसमें लड़कियां जो है वो 12 से 16 साल की उम्र में रहती है, लेकिन लड़के जो है वो 13 से 17 साल तक की उम्र में वो, है ना, अर्ली अडोलसेंट पीरियड में रहते हैं। और लेटर अडोलसेंट की बात करें तो लड़कियों में लेटर अडोलसेंट पीरियड जो है वो 16 से 21 साल तक की उम्र में आता है, लेकिन लड़कों में ये 17 से 21-22 साल तक की उम्र में आता है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से थोड़ी ज्यादा मैच्योर होती है, ज्यादा समझदार होती है, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे घर में आपके भाई बहन होंगे तो अगर आप अपने भाई से छोटे भी हो ना तो भी आप थोड़े से मैच्योर लगोगे उसके सामने, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि लड़कियों में जो अडोलसेंट पीरियड है ये थोड़ा सा 1-2 साल पहले आ जाता है, लड़कों में तो 1-2 साल बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट है, आपको ये एक सेकंड टेबल जो है इसको भी लर्न कर लेनी, इस चार्ट को भी लर्न कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बोला है, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था के बीच किशोरावस्था जो है वो 13 साल से 20 साल तक रहती है, ठीक है। किशोरावस्था जो है वो आपकी 13 साल से 20 साल तक रहती है। उसके बाद में आपके 20 साल के बाद में क्या आ जाते हैं, आपके अडल्ट बच्चे जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे यहाँ पे बोला है कि It is the stage when boys and girls move from childhood to adulthood physically, mentally, emotionally and socially। आपको यहाँ पे समझना है कि जो adolescent period है ये कैसा पीरियड है, यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि यहाँ पे बोला है इट इज़ द स्टेज जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ, यहाँ पे जहाँ मतलब ये एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसा चरण होता है जहाँ पे जो इंसान है, ना ही लड़के की बात करियो ना ही लड़की की बात करियो, जो इंसान है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है और उसमें फिजिकली यानी कि शारीरिक, उसमें मेंटली यानी कि मानसिक, इमोशनली और सोशली यानी कि सामाजिक सभी प्रकार के बदलाव जो है वो होते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल टीचर एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लर्नर्स विदाउट विच दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डील इफेक्टिवली विद द अडोलसेंट, ठीक है। क्या बोला है, अब जो अडोलसेंट बच्चे होते हैं इनको स्कूल टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए या फिर जो आपके है ना क्लास टीचर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए अडोलसेंट पीरियड को समझना ज़रूरी है कि भाई बच्चे में कौन से साल के बीच में अडोलसेंट का पीरियड आ रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव बच्चे के अंदर होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसको पता होगी तभी वो आगे जाके बच्चे को हैंडल कर पाएगा इस आयु के अंदर, वरना फिर टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं या फिर पेरेंट्स जो संभाल रहे हैं वो भी पैनिक कर जाएंगे, और ऐसी उम्र में बच्चा तो ऑलरेडी पैनिक कर ही रहा है, तो दोनों की फिर आपस में है ना मतलब बातें जो है वो मेल नहीं खाएगी, दोनों की बन नहीं पाएगी, तो फिर क्योस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि इसलिए आपको यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप कल को टीचर बनने वाले हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि अडोलसेंट पीरियड में बच्चे जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या क्या उनके अंदर बदलाव आते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारा जो मेजर टॉपिक का जो है ना मुद्दा है उसके ऊपर शुरुआत करते हैं, जहां से एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास जो है वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में स्लाइड है और यहाँ पे आपका हिंदी में स्लाइड है, ठीक है। तो बौद्धिक विकास बच्चे में कौन कौन से होते हैं अडोलसेंट पीरियड में, अडल्ट वाले की बात नहीं कर रही हूँ, अडोलसेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अडोलसेंट पीरियड में जो है ना, अब हम अलग अलग प्रकार के बदलाव देखेंगे बच्चे में। आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, आपको सोशल यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, आपको फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास जो होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे।
इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं, यानी कि भावनात्मक और जो आपके मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपके मॉरल डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के अंदर वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नैतिक विकास जो होता है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है ये सब हम देखेंगे कि अडोलसेंट में कौन कौन से तरीके के डेवलपमेंट जो है वो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौन सा होता है बच्चे के अंदर। बौद्धिक विकास जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो जब बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास हो रहा होता है एडोलसेंट पीरियड के टाइम पे, तब बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ उसकी जो सोच है वो बढ़ती है। यानी कि इसमें जो है ना ठोस सोच से अमूर्त सोच जो होती है, यानी कि ठोस और अमूर्त को इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बच्चे की जो सोच है वो जाती है। कॉन्क्रीट चीज़ें वो चीज़ें जो बच्चे को सिर्फ दिख रही है और देख के ही बच्चा उसको पहचान पा रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे को दिख नहीं रही, वो अमूर्त है। अमूर्त यानी कि जो बच्चे को दिख नहीं रही है लेकिन देखने के बाद में भी वो अपने दिमाग में, मतलब बिना दिखे भी वो अपने दिमाग में उस चीज़ को सोच पा रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो ऐसा इमेजिन कर पा रहा है। ठीक है, तो बच्चे की सोच जो है वो ठोस से जो चीज़ उसको दिख रही है वहां से अमूर्त यानी कि जो चीज़ उसको नहीं दिख रही है उसके बाद में भी वो उसको इमेजिन कर पा रहा है, तो उसकी सोच जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हमको उसको चीज़ें दिखा दिखा के समझानी पड़ती है। अगर किसी बच्चे ने एप्पल नहीं देखा है तो आप उसको एक बार बोलोगे भाई ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो वो 4 से 5 बार उसको रट के याद कर सकता है। लेकिन जब तक उसने वो एप्पल देखा नहीं है तो एप्पल को पहचान नहीं पाएगा। अभी उसकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई है कि भाई उसके दिमाग में अपने आप ही एक एप्पल का है ना पिक्चर बन जाए, इमेज बन जाए कि हाँ लाल कलर का एप्पल होता है, वैसा फ्रूट होता है, ऐसा दिखता है, उसको नहीं समझ में आएगा। आप जब उसको दिखाओगे यहाँ पे कि भाई ये जो है ये एप्पल है और इसको हम एप्पल कहते हैं, ऐसा आप जब उसको एप्पल है ना बना के दिखाओगे या फिर रियल में जो एप्पल है वो दिखाओगे तो उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। फिर वो कहीं पे भी जाएगा उसको वो सेम टू सेम वो रेड कलर का फ्रूट दिखेगा तो वो बोलेगा कि ये एप्पल है। ठीक है, जो चीज़ उसने देखी है वो चीज़ उसके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो सकती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो बच्चे ने देखी ही नहीं है। जैसे अभी हमारा तो चलो दिमाग का विकास हो गया, तो अगर मैं आपको कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ भी बताऊंगी तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, क्योंकि अब आपकी बुद्धि का विकास जो है, आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट क्लास में है, जो बच्चा केजी में है, सेकंड में है, थर्ड क्लास में है, उसको अगर मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल चीज़ बताऊंगी तो वो नहीं सोच पाएगा, नहीं इमेजिन कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग की अभी इतनी वृद्धि ही नहीं हुई है, इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ ही नहीं हुआ है, विकास ही नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, तो जब बच्चा अडोलसेंट पीरियड में आ जाता है तब बच्चा ऑब्वियसली अब बड़ा हो चुका है, भाई 13-14 साल का हो चुका है, बच्चा बड़ा हो चुका है। अब बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ उसकी थिंकिंग जो है वो आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है? इसमें जो अडोलसेंट पीरियड होता है इसमें बच्चे के अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है, यानी कि तीव्र जिज्ञासा आ जाती है नई नई चीजों को जानने की। ठीक है, आप अगर बच्चे के सामने कुछ भी 1-2 शब्द बोलोगे, उसको नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी, एक जिज्ञासा रहेगी नई नई चीजों को जानने के लिए। ठीक है, तो एक ये भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। आगे क्या बोला है? हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड। क्या बोला है? जब अडोलसेंट के अंदर बच्चे होते हैं तब चुनौती मिलने और संलग्न होने पर उच्च उपलब्धियां हासिल करते हैं। अडोलसेंट पीरियड में आप अगर बच्चे को बोलोगे ना कि अगर 2 बच्चे पास में बैठे हैं और आप अगर उनको बोलोगे कि चलो देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है, कौन जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, तो दोनों के बच्चों में, दोनों जो बच्चे हैं उनके अंदर कंपटीशन होगा कि नहीं मैं जीतूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं जीतूंगा। ठीक है, अब यही सेम चीज अगर आप 25 साल के 2 लोग हैं उनको बोल रहे हो कि चलो देखते हैं कौन जल्दी नौकरी लगता है, तो दोनों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। उनको पता है कि भाई हाँ ये तो सिर्फ बच्चों का खेल है, ये हमको बच्चों का खेल खिला रहे हैं। ठीक है, तो अडोलसेंट बच्चे जो होते हैं वो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, तो वो 14-15 साल के ना, 13-14 साल के बच्चे हैं, अभी इतना भी कोई उनका दिमाग का विकास नहीं हो गया है, पर हाँ विकास होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चे को है ना हाई अचीवमेंट के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि भाई देखते हैं कि कौन जल्दी फर्स्ट आता है, या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कि कौन फटाफट अपना मिल्क फिनिश करेगा, देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है, तो वो फटाफट से, फिर दोनों बच्चे कोशिश करते हैं कि हम फटाफट से अपना जो मिल्क है उसको फिनिश करें। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं बच्चों के साथ में डील करने के। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक ये भी तरीका होता है कि अगर आप चाहते हो कि उस बच्चे में हाई अचीवमेंट हो, वो बच्चा नई नई उपलब्धियों को हासिल करे, तो उसको चुनौती देनी पड़ेगी, आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? प्रेफर्स एक्टिव लर्निंग ओवर पैसिव लर्निंग। ऐसे टाइम में बच्चा जो है वो एक्टिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है बजाय पैसिव लर्निंग पे। पैसिव लर्निंग जहाँ पे बच्चा कुछ नहीं करेगा, बैठा बैठा चीजों को देख रहा है और सामने जो टीचर है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे पीरियड में बच्चा सोचता है कि नहीं मैं खुद से चीजों को करूं। बोला ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को करने के लिए, तो वो चाहता है कि मैं खुद से चीजों को करूं, मैं
मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ हर चीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो एक्टिव होकर काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव बोले तो आत्मचिंतन करने की क्षमता आ जाती है। वो खुद को देखने लगता है, परखने लगता है कि मैं कैसा लगता हूँ, या फिर मेरे अंदर ये सारी खूबियां हैं, ये चीज़ें मेरे अंदर अच्छा नहीं है, ये चीज़ें मेरे अंदर है ना अच्छी है। वो सारी चीज़ें जो है वो आत्मचिंतन जो है वो खुद से करने लगता है, ठीक है। आगे बोला है कि इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज। अब ऐसे पीरियड में एडोलसेंट के टाइम पे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके बौद्धिक विकास जो है एक बच्चे के अंदर होते हैं एडोलसेंट पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अब हम अगर सोशल डेवलपमेंट के टाइम पे आते हैं, हम अगर सामाजिक विकास में देखते हैं कि क्या क्या सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास में मॉडलिंग बिहेवियर आफ्टर दैट ऑफ ओल्डर स्टूडेंट, नॉट नेसेसरली दैट ऑफ पेरेंट एंड अडल्ट, है ना, एंड अदर अडल्ट। क्या बोला है, मॉडलिंग बिहेवियर जो है वो बच्चों के अंदर आ जाता है। मॉडलिंग बिहेवियर कैसे, अगर आपको कोई छोटा भाई है ना, या फिर कोई छोटा भाई बहन है और आप अगर उनसे बड़े हो, तो आप देखोगे कि उनके अंदर ये रहेगा कि जैसा बड़ा भाई करता है, जैसे बड़ी दीदी करती है, मैं भी वैसा ही करूँ। इनके पास में अपने खुद के अगर है ना पैसे हैं, तो मेरे पास में भी अपने खुद की सेविंग्स होनी चाहिए। बड़े भाई बहन को अगर बाहर फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है मूवी देखने के लिए, मेरे को क्यों मना कर रहे हो, है ना। उनको ये होता है कि जो बड़े काम कर रहे हैं वो हमको भी करना ही है, हमको क्यों मना कर रहे हो, हम छोटे नहीं है, ठीक है। तो ये जो बदलाव है ये उनके अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है वो आते रहते हैं। साथ ही साथ फीलिंग इंटिमिडेट और फ्राइटन्ड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंसेस। अब इसके अंदर क्या बोला है, प्रारंभिक मिडिल स्कूल अनुभव से भयभीत जो है वो कभी कभी महसूस करते हैं। अब भयभीत क्यों महसूस कर रहे हैं भाई, मान लो अगर बचपने में उनके साथ में कुछ ऐसा गलत बिहेवियर हो जाता है, कुछ गलत है ना बर्ताव उनके साथ में कोई करता है, या फिर कोई भी गलत एक्सपीरियंस उनके साथ में होता है उनके बचपने में, तो वो डर जो है वो अभी तक उनके मन में रहता है। और फिर ऐसा कभी दोबारा ना हो जाए उसका डर उनके मन में बैठा रहता है, या फिर ऐसा कभी होता है तो वो और दोबारा से उस चीज को लेकर और सोचने लगते हैं और ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हाई स्कूल का एक्सपीरियंस है जो बुरा हुआ है उनके साथ में, तो वो डर हमेशा उनके अंदर बना ही रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, लाइकिंग फैड्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। फैड्स क्या होता है, फैड्स का मतलब होता है पॉप कल्चर। आजकल के जो जेंजी जो बच्चे हैं, जेंजी जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा पॉप कल्चर में बिलीव करते हैं। तो वैसे ही ये जो बच्चे होते हैं है ना, काफी ज्यादा पॉप कल्चर में बिलीव करते हैं। आप अगर इनको पुराने पिक्चर पुराने गाने सुनाओगे ना, तो इनको पसंद नहीं आएंगे। इनको वो हनी सिंह का यो यो हनी सिंह वाला ही गाना सुनना होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा पॉप कल्चर में बिलीव करते हैं। ये ओवर रिएक्ट होते हैं, यानी कि ओवर रिएक्ट कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कभी ये ओवर एम्बेरसमेंट जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो अगर आप है ना कोई एक चीज है किसी अगर है ना बच्चे के साथ में हो रही है, और वही सेम चीज अगर एक बड़े 25 साल के है ना आदमी के साथ में हो रही है, तो जो 25 साल का आदमी है वो उस चीज को आराम से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो मेरे को इसको ऐसे हैंडल करना है। लेकिन अगर वहीं पे ही वो बच्चा होता तो वो पैनिक कर जाता और वो ओवर रिएक्ट कर जाता कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, भगवान ने सारी समस्याएं जो है वो मुझे ही क्यों दी है, बाकी तो सारे लोग खुश है अपने लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स ही मेरे साथ में है, मैं ही ऐसा हूँ जिसके साथ में सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो ऐसे बच्चे ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि एडोलसेंट पीरियड में बच्चे काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट जो है वो कर जाते हैं। छोटी सी बात होगी, एग्जाम में नंबर कम आए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो उसमें ओवर रिएक्ट कर जाएंगे, जबकि बड़ा बच्चा जो होगा उस चीज को इग्नोर मार के चला जाएगा, ठीक है। यही मैच्योरिटी का फर्क होता है एक बच्चे में और एक एडोलसेंट में और एक अडल्ट में, ठीक है। तो ये सारे सोशल डेवलपमेंट के यानी कि सामाजिक विकास में ये सारे बदलाव जो है वो एक बच्चे के अंदर आते हैं। बच्चा जो है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, बच्चा जो है वो पॉप कल्चर की तरफ ज्यादा भागता है, ठीक है। बच्चे में अगर कोई हाई स्कूल का खराब एक्सपीरियंस है तो वो उसको अभी तक उसके मन में डर बनाए रखेगा। बच्चा जो है वो मैं ना बड़े को देख के सोचेगा कि मैं भी वैसी ही चीजें करूं जैसा बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके सामाजिक विकास के अंदर है ना, जो एडोलसेंट पीरियड है उसके अंदर ये सारे सामाजिक विकास एक बच्चे में होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बच्चे के अंदर शारीरिक बदलाव कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो रेस्टलेसनेस एंड फैटीग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ऐसे टाइम में बच्चे के अंदर काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस जो है वो आते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, बच्चा काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अब हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो उसके वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा हीट है कि वो कोशिश करता है कि मेरी ये जो एनर्जी है वो मैं कहीं ना कहीं बाहर लगाऊं, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस एंड ऑफन टचिंग एंड बम्पिंग इनटू अदर्स, यानी कि उसके अंदर बॉडी के अंदर काफी सारे जो है ना डेवलपमेंट्स जो है वो होते रहते हैं। काफी सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। फिर आगे बोला है कि अ कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज एंड
शेप। अब ऐसे टाइम पे बच्चा जो है वो अपनी बॉडी साइज, बॉडी शेप को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो जाता है। आपने देखा होगा, या फिर हम अगर हमारा ही बात करें तो जब हम अडोलसेंट पीरियड में थे तब हमारे मन के अंदर भी ये चीजें होती थी कि ओ है ना, ओ मुझे तो पिंपल हो गया, या फिर मेरी तो स्किन डल है। जो मेरी अगर कोई फ्रेंड है तो वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके तो बहुत ही अच्छे सिल्की हेयर्स हैं, है ना, उसकी तो काफी अच्छी स्किन है, मेरे स्किन पे क्यों पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर मैं पतली क्यों हूँ, वो तो फिट है, या फिर मैं मोटी क्यों हूँ, वो तो फिट है, ठीक है, वो तो टॉल है, मैं तो टॉल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों के अंदर काफी ज्यादा कंसर्न होने लगते हैं कि भाई मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, मेरे बॉडी का साइज ऐसा क्यों है, मेरी बॉडी का शेप ऐसा क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों के अंदर फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो हो सकता है भाई आपकी पिंपल्स आ जाएं, आपकी स्किन जो है वो नहीं आ रही, तो हो सकता है आपकी स्किन में थोड़ा सा है ना डर्ट या फिर कुछ होने लग जाए, उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन होने लग जाए, जिसकी वजह से आपको है ना पिंपल्स निकले, या फिर आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से आप है ना फैटी होने लग जाओ, या फिर आप पतले हो जाओ, तो कुछ भी बदलाव जो है वो बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारे बदलाव की वजह से जो है ना अडोलसेंट बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफी बड़ा फिजिकल चेंज होता है बच्चों के अंदर कि बच्चे जो है वो काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं। शरीर के आकार और आकृति में परिवर्तन आने की वजह से बच्चों में काफी ज्यादा कंसर्न होने लगती है, चिंता होने लगती है, ठीक है। हार्मोनल परिवर्तन की वजह से बच्चे जो है वो काफी है ना थकान और काफी बेचैनी रहती है उनके अंदर। वो है ना अलग अलग शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग शारीरिक एक्टिविटीज जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, फिर यहाँ पे बोला है कि बॉडीली चेंजेस दैट में कॉज ऑकवर्ड है ना अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कभी कभी उनकी बॉडी, मान लो भाई है ना कुछ ज्यादा ही उनकी आवाज जो है वो है ना पतली हो गई है, आवाज जो है वो भारी हो गई है, इसकी वजह से कभी कभी वो थोड़े से एम्बेरसमेंट सा भी फील करते हैं, एम्बेरस भी फील करते हैं, ऑकवर्ड भी फील करने लग जाते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। भाई दूसरों के सामने जाना बंद कर देंगे कि मुझे तो पिंपल हो गया, मेरी तो आवाज ऐसी हो गई है, या फिर मैं आजकल पतली हो गई हूँ, मैं आजकल थोड़ी फैटी हो गई हूँ, ठीक है। ये सारे चेंजेस की वजह से बॉडी में, शेप में, साइज में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड भी लगने लगता है फिर, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं एक बच्चे के अंदर। आई होप समझ में आ रही होगी कि फिजिकल क्या क्या बदलाव होते हैं, बुद्धि में क्या क्या बदलाव होते हैं, बौद्धिक विकास में क्या क्या चीजें जो है वो बदलती है, सामाजिक बदलाव क्या क्या होते हैं एक बच्चे के अंदर। आगे हम देखते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चे के अंदर। इमोशनल डेवलपमेंट जहाँ पे बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स जो है वो होने लगते हैं। थोड़े ही टाइम पे बच्चा जो है वो खुश रहेगा, थोड़े टाइम पे बच्चा जो है वो दुखी हो जाएगा, उसको गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है। तो मूड स्विंग्स जो है वो बच्चे के अंदर होने लग जाएंगे। नीडेड टू रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस। अब मैंने बताया बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है कि वो ऊर्जा जो है वो उसको इमोशंस के थ्रू बाहर आती है। अगर मान लो कुछ छोटी सी बात पे भी उसको गुस्सा आ गया तो वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो उसके इमोशंस के थ्रू फिर बाहर आती है। कभी वो है ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कभी काफी ज्यादा है ना दुखी हो जाता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये सारे उसके वो जो चेंजेस है, वो जो बदलाव है ना, वो जो विकास उसके अंदर हो रहा है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कंसर्न अबाउट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि भाई हम कब बड़े होंगे, या फिर जो बड़े लोग कर रहे हैं वैसी चीजें हम कब करेंगे, मुझे कब अकेले बाहर जाने दोगे, मुझे कब मेरे फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए जाने दोगे, है ना। तो ये जो मेच्योरिटी के जो कंसर्न है, मेच्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा कंसर्न रहने लगते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। सेल्फ कॉन्शियसनेस को लेकर काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला है कि मनोदशा में उतार चढ़ाव की वजह से तीव्र रहना चरम पर होती है, तथा आत्म प्रत्याशितता भी होती है इनके अंदर। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हम विकास देख रहे हैं। साथ ही साथ बोला है कि आत्मचेतना और व्यक्तिगत आलोचना के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। परिपक्वता के बारे में भी चिंता करते हैं, मेच्योरिटी के बारे में चिंता करते हैं कि भाई मैं कब मेच्योर हो जाऊंगी, कब मेच्योर होऊंगा, ऐसे सब कुछ, ठीक है। आगे बोला है कि अ बिलीफ दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस आर यूनिक टू देमसेल्फ। क्या बोला है यहाँ पे, बोला है कि ये विश्वास करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, अनुभव है, वो सबसे ज्यादा अलग है। सबसे ज्यादा अलग है मतलब ये जो ऐसे बच्चे, मतलब ये जो अडोलसेंट पीरियड में जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आएगी ना, कि भाई इनके नंबर कम आ गए, मम्मी ने डांट दिया, फ्रेंड के साथ में झगड़ा हो गया, इनको लगता है कि ओहो सारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है वो तो मेरे ही जीवन में है, बाकी के जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं है। फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो ओहो मेरी तो भाई मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, उससे बात करना बंद हो गया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया।
ठीक है, उनको मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है अपने जीवन को लेकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्टिव जो है वो बिहेव करने लगते हैं। ये सारे उनके विकास का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो है वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके सिद्धांत होते हैं और बच्चों में कौन कौन से प्रकार के डेवलपमेंट जो है वो होते हैं। ठीक है, उनमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट क्या होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं, सामाजिक बदलाव क्या होते हैं। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर से रीड करना, वापस से वीडियो को देखना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं वापस से आपको समझा दूंगी या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी आज की। ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम भी भाई अडल्ट तो हम अब बने हैं ना, अडोसेंट पीरियड में तो हम भी थे, तो क्योंकि ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है तो हमको भी ऐसा याद आता है कि हाँ उस टाइम पे हम भी ऐसा करते थे, हमने भी वैसा किया हुआ है ना। तो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी फिर मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, और मेरे को पढ़ाने में भी फिर इसलिए मजा आता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके बेशक अपने जो भी डाउट्स है, सजेशन जो है, सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो अच्छे अगर आपको कुछ समझ में आता है। तो नहीं समझ में आता है तो भी आप अपनी कंप्लेन जो है, सजेशन जो है, कुछ भी जो है कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन कर लो, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना एक भी वीडियो अगर मिस हो जाएगी तो फिर आपके पास में काफी सारी वीडियो जो है वो धीरे धीरे मिस होती रहेगी, आज की कल, कल की परसों, ऐसे करके बाकी बच्चे आपसे ऑलरेडी आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, सारी फ्री पीडीएफ जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी, तो वहां के उस पीडीएफ के थ्रू आप देख के नोट्स बना लेना। ठीक है, अब एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो मैं पीडीएफ आपको दे रही हूँ सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से पहले आप क्लासेस को देखो, फिर आप जो पीडीएफ आपको मिलेगी आप उससे पढ़ाई करो, और फिर तीसरी बार ये दोनों चीज देखने के बाद में तीसरी बार आप अपने खुद की नोट्स बनाओ, तब आपको ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।